चलिए एक बार आप सभी लोगों का नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज हम जीएस 5वां पेपर प्रारंभ करने जा रहे हैं मेंटरशिप में। और जीएस 5 के इस पेपर में हमारी जो शुरुआत होने जा रही है वो यूनिट 6 से होने जा रही है। क्लास कैसे चलेगी इसके बारे में आप सभी को बताना क्या है आवश्यक है। इस क्लास को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सबसे पहले जिस यूनिट को हम पढ़ाने जा रहे हैं उस यूनिट से संबंधित जो भी मटेरियल है वो मटेरियल आपको ग्रुप में भेजा जा चुका है। जो आपका डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें पहले ही पूरा मटेरियल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में या पॉइंट टू पॉइंट भेजा जा चुका है। इस क्लास में मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आपने उस मैटर को पढ़ लिया होगा। दूसरी बात, ये क्लास कैसे चलेगी, तो इस क्लास में हम दो लेवल पे बात करेंगे। पहली जो बात होगी वो हमारी आपसे होगी पीवाईक्यू पे। यूनिट 6 से जितने भी पीवाईक्यू के प्रश्न आए हैं पहले मैं उसकी चर्चा करूंगा, उसको दिखाऊंगा, लेकिन क्लास में मैं उसको हल नहीं कराऊंगा। कारण यह है कि उसमें समय ज्यादा लगेगा और आपकी तैयारी एक लेवल पर है, मैं ये मान के चल रहा हूं। इसलिए उसको क्लास में दिखाने के बाद ताकि आपको ये अनुमान हो सके कि यूपी जो 5वां पेपर है उसमें जीएस के 5वें पेपर में 6 यूनिट से कैसे कैसे सवाल अब तक पूछे गए हैं उसका मॉडल आंसर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जितने पीवाईक्यू हैं सभी पीवाईक्यू का आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा। उस पीवाईक्यू के आधार पर और जो वर्तमान में पिछले 1 साल में राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुए हैं, इस घटनाक्रम के एवज में जो सवाल बन सकते हैं वो मैं जब सवाल की चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि यह सवाल क्यों लिया गया है। उन सवालों के बारे में मैं आपकी आंसर की फॉर्मेटिंग कराऊंगा, ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या डालना चाहिए, कैसे आपके आंसर का वैल्यू एडिशन होगा, और फिर वो क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। आप उन प्रश्नों को क्या करेंगे, लिखेंगे। प्रश्नों को लिखने के बाद जो आपको ईमेल आईडी दी गई है उस ईमेल आईडी पर उस प्रश्न के उत्तर को आप प्रेषित करेंगे। हम उसे चेक करके अगले 24 से 72 घंटे के बीच में फीडबैक के साथ आपको उसी मेल पर रिवर्ट कर देंगे। साथ ही जो हमारे साथ ऑफलाइन में बैठे हुए लोग हैं इनको भी उस प्रश्न की प्रति यहीं पर मिल जाएगी और रियल टाइम में वो लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और उस उत्तर को हम लोग चेक करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जीएस जिस यूनिट को हम शुरू करने जा रहे हैं, इस यूनिट में हमारी बातें कहां से शुरू होती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये चीजें क्या है कंफर्म की जा चुकी हैं कि आज जीएस 5 के 6वें यूनिट की हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले इस यूनिट पर चर्चा करें, उसको समझने के लिए जरूरी है कि आप ये देख लीजिए कि इस पे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे तो पहला प्रश्न जो इसमें पूछा गया है लिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं और सुधारों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था किस ईयर में, तो ध्यान दीजिएगा ये 2022 में पूछा गया है, 12 अंकों का प्रश्न है। क्लियर। उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, ये आपके 2021 में पूछा गया प्रश्न है। हालांकि ये आपके आगे भी आएगा, जब आप पेपर 6 पढ़ोगे तो पेपर 6 में भी रेवेन्यू सिस्टम आता है, ठीक, तो वहां पर भी आएगा। लेकिन पेपर 5वें में और 6वें में इस प्रश्न के उत्तर को लिखने की शैली में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। पेपर 6 में अगर हमको रेवेन्यू से संबंधित सवाल पूछा जाए तो वहां पर जब हम उत्तर देंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के कंटेंट के आधार पर देंगे। और यहां पर पेपर 5 में जब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व विभाग है और राजस्व विभाग की जो कमियां हैं, यानी एक तरीके से जो एसडीएम का पोस्ट होता है वो राजस्व के कार्यभार को क्या करता है, तो राजस्व के विभाग से संबंधित जो दिक्कतें हैं उस चीज को इसमें आपको लिखना है। ये आपके प्रश्न थे। आगे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 2023 में 12 अंकों का यह प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न है। उम्मीद है सभी लोग इसको जानते होंगे कि कैसे कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। आपने ये पढ़ा होगा कि कोई विधेयक से अधिनियम बनने की प्रक्रिया क्या होती है, विधेयक कैसे प्रस्तुत होता है, उसका प्रथम वाचन क्या है, ये चीज आपको इसमें क्या करनी है, देनी है। फिर आप देखोगे कि ये प्रशासन से पर्टिकुलर प्रश्न है, मुख्य सचिव की भूमिका पर सवाल पूछा गया है। तो इस बार आपसे ये पूछा जा सकता है जब हम आगे चर्चा करेंगे सवालों को कि जो आपका सीएमओ है, सीएमओ और कैबिनेट के बीच में क्या संबंध होते हैं, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेशन रखते हुए प्रश्न आपके बनेंगे। तो ये चौथा प्रश्न हो गया।
फिर आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए, राज्य की राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। यह आपके 8 अंकों का प्रश्न था जो 2024 में पूछा गया था। फिर आप देखोगे 6वां प्रश्न जो है, यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से असहमत होता है तो वह अनिष्टकारी है, यदि वह सहमत होता है तो वह आवश्यक है। इस प्रसिद्ध कथन के आलोक में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। ये आपके किसमें है, 12 अंकों का सवाल पूछा गया है। क्लियर? तो अब यहां पर देखोगे तो ये 6 प्रश्न आपके जो है इस टॉपिक से मिलते जुलते प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आपने जब इस सिलेबस का बिल्कुल एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में जो सवाल पूछे जा रहे हैं जीएस के 5वें पेपर में, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन रहा है वह आपके उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वहां से, उत्तर प्रदेश का जो गवर्नेंस सिस्टम है वहां से, जो आपकी पॉलिसी वाला चैप्टर है वहां से। अगर ये 4-5 जो बीच वाले टॉपिक हैं, गवर्नेंस से, हेल्थ से, एजुकेशन, और इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग 50% प्रश्न यहीं से बनते हैं। और आप सभी लोगों ने अगर YouTube पर मेरी जो मैंने इसमें पहले पेपर का 5वें पेपर की एक क्लास की एनालिसिस की थी वो YouTube पर पड़ी हुई है, उस क्लास को देखोगे तो उसमें पूरे सिलेबस को हमने क्या किया था, डिकोड किया था। उसमें ये बताया था कि कहां से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो पीवाईक्यू है, इस पीवाईक्यू को देखने के बाद एक चीज तो आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि प्रश्न का लेवल कैसा है। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? इस पीवाईक्यू का मॉडल आंसर मैं आपको दे दूंगा और आप एक बार उस मॉडल आंसर को पढ़ लोगे। फिर अगर आपको कहीं पर दिक्कत आएगी कि सर मुझे इसमें दिक्कत है, तो आप आके मुझसे पूछ लेना। लेकिन चूंकि पीवाईक्यू में जो प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है कि वो प्रश्न आगे ना आए, लेकिन ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। एक लिए हमारे लिए टार्च बियरर है कि इसके आधार पर हम आगे के संभावित प्रश्नों को क्या कर पाए, गेस कर पाए। क्लियर? तो आगे का जो हमारा संभावित प्रश्न है, अगर इस प्रश्न पर देखेंगे जो आज आपको टेस्ट में लिखना है, यह आपकी पहली जो है क्या है, सवाल है। इस सवाल को आप सभी लोग देखें। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की सीमा का परीक्षण कीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा तब इसका उत्तर लिख पाएंगे। क्या ये शक्तियां राज्य की लोकतांत्रिक स्वायत्तता के विरुद्ध हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि यह सवाल क्यों पूछा गया। टॉपिक जब आप 6 पढ़ोगे तो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल सिस्टम है। जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की चर्चा करते हैं तो उसमें आपको पता है कि गवर्नर जो होता है वो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो क्या होता है, गवर्नर होता है। जो राज्य की विधायिका बनती है उसका एक अभिन्न अंग क्या है, राज्यपाल है। क्लियर? और इसके चलते ये सवाल आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने थोड़ी सी और रिसर्च किया होगा, अगर आप गंभीर स्टूडेंट होंगे तो निश्चित तौर पर रिसर्च किए होंगे। यूपी स्पेशल का जो 5वां पेपर है, इसमें जो यूपी स्पेशल के सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल यूपी पीसीएस इससे पहले भी पूछती रही है, लेकिन वो कहां पर पूछती रही है, ये चीज समझने की क्या है, जरूरत है। अब थोड़ा मैं आपको और पीछे ले चल रहा हूं कि कहां से इस प्रश्न को उठाया गया है, इसके पीछे क्या तार्किकता है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पहले क्या होता था, ऑप्शनल विषय हुआ करते थे। ऑप्शनल विषय में एक विषय आता था पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। जब राजनीतिक विज्ञान के सेकंड पेपर में आप जाते हैं तो उस पर आपको पूरा जो है पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना होता था, और उसमें यूपी पीसीएस के सिलेबस में उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एक टॉपिक। तो वहां से जो सवाल पूछे गए हैं वो भी आपके लिए क्या है। फिर जब से आपका ऑप्शनल समाप्त हुआ और ऑप्शनल को समाप्त करके जो है कि आपके ये लेके आया यूपी स्पेशल जोड़ दिया गया, उससे पहले देखोगे तो जो आपका जीएस सेकंड का पेपर है, उस जीएस सेकंड के पेपर में भी देखोगे तो हर साल का जो जीएस सेकंड का पेपर बना है 2017 के बाद, उसमें यूपी स्पेशल के 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस आधार पर जो है इस प्रश्न को तैयार किया गया है। तो पहला तो आधार आपका क्या हो गया कि जो प्रीवियस ईयर में, चाहे वो ऑप्शनल में पूछा गया है या जब ये आपका 5वां 6वां पेपर नहीं बनता था तब आपके यूपी स्पेशल के सवाल जो आपके सेकंड पेपर में आते थे उस आधार पर, या फिर इस साल अगर आप देखेंगे जब आप 2025 का मेंस देने जा रहे हैं 2026 में, तो अगर राज्य की राज्य व्यवस्था की हम चर्चा करें तो इसमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में कौन रहा है विषय,
अगर आपने करंट अफेयर से अपने आप को रिलेट किया होगा तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण वाद की तरफ, जो तमिलनाडु राज्य वर्सेस गवर्नर राज्यपाल का था, जिसमें क्या समस्या हुई कि जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे, वो राज्यपाल महोदय ने तमिलनाडु की विधायिका के द्वारा पारित विधेयकों को एक लंबे समय तक पॉकेट वीटो के अंतर्गत अपने पास क्या किया था, उसके खिलाफ जो तमिलनाडु की विधानसभा थी उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सुनवाई की उस डिसीजन में, तो उसने एक शब्द का प्रयोग किया था, डीम्ड असेंट। कितने लोगों को पता है डीम्ड असेंट क्या होता है, बताइए? पारित कर लिया जाए। तो डीम्ड असेंट की कंसेप्ट या जो डॉक्ट्रिन आई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा उस मामले में कि यदि राज्यपाल राज्य की विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को एक लंबे समय तक अपने पास रिजर्व रखते हैं और उससे उस राज्य की शासन व्यवस्था को संचालन करने में अवरोध उत्पन्न होता है, तो बिना राज्यपाल की अनुमति के ही उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। सीधा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनेगा जब उस पर राज्यपाल अपनी क्या करेगा, या फिर 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या किया, पलट दिया। कहा कि अगर लंबे समय तक आप रखेंगे तो डीम्ड असेंट की प्रक्रिया के थ्रू अपने आप क्या हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। जब यह डिसीजन आया तो पूरी भारतीय संविधान की जो संरचना है, वो संरचना एक तरीके से पलटती हुई नजर आई, और यह हुआ कि लग रहा है कि राज्यपाल की भूमिका क्या हो जाएगी। तब फिर इसमें भारत की जो केंद्र सरकार है उसको हस्तक्षेप करना था, क्योंकि यह संघ राज्य संबंधों से भी क्या है, रिलेटेड है। राज्यपाल को राज्य के भीतर इसीलिए भेजा गया है कि वो संघ के हितों का थोड़ा क्या करे, संरक्षण करे, और संघ और राज्य के बीच में कड़ी के तौर पर काम करते हुए दोनों के बीच में चेक एंड बैलेंस बनाए रखे। तब इसका बाईपास निकालते हुए संघ सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, वो रेफरेंस के तहत भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से कुल 14 बिंदुओं पर राय मांगे। 14 पॉइंट पे मांगे कि भाई इस पर आप हमारी क्या करिए, डीम्ड असेंट भी उसमें से एक बिंदु था। तो जब 143 के तहत किसी विषय पर राष्ट्रपति क्या करता है, सलाह मांगता है, तो उसके लिए संवैधानिक पीठ का गठन होता है, और संवैधानिक पीठ ने फिर उन 14 बिंदुओं पर क्या किया, जवाब दिया। और इसके चलते हुए, मतलब आप देखोगे तो भारत की आजादी के बाद जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया गया है वो अब तक केवल 16-17 मैटर में लिया गया है। तो ये एक दुर्लभ मामला है जब किसी विषय पर क्या किया जाए। तो इसके चलते जो राज्यपाल की विवेकाधिकार की शक्तियां हैं, वो लगभग 1.5-2 वर्षों से पूरी तरीके से सुर्खियों के केंद्र में है। तो जब वो सुर्खियों के केंद्र में है और आप एक राज्य की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो इससे जाहिर सी बात है कि जो एग्जामिनर है, अगर वो प्रश्न बनाना चाहे तो वो आपसे एक चेक करना चाहेगा कि आपको राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियों का ज्ञान है कि। तो करंट से भी अगर जोड़ के देखा जाए तो इस प्रश्न के बनने की या इससे मिलते जुलते सवालों के बनने की संभावना क्या है, प्रबल है। इस तर्क के आधार पर इस सवाल को रखा गया है। यह बात आपको क्लियर हो गई क्यों रखा गया है। अब आइए समझते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है। सवाल पहले ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। आप में से अधिकांश लोग जब इस प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करेंगे, विवेकाधीन शक्तियां देखे, फिर तुरंत उनको लगेगा कि हमें लॉलीपॉप मिल गया, बिल्कुल फुल टॉस गेंद मिली है, इसको क्या करना है, बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देना है। लेकिन विवेकाधीन शक्तियों की सीमा पर परिसीमा के परीक्षण की बात की गई है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में आपको केवल विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख नहीं करना है, विवेकाधीन शक्तियों पर कौन कौन सी सीमाएं हैं, यानी कौन कौन से लिमिटेशन है, मूल रूप से वो सवाल पूछा गया है। तो पहला सवाल आपको इसमें क्या लिखना है, 2 सवाल इसमें छुपे हुए हैं। पहला सवाल यह निकल के आता है कि विवेकाधीन शक्तियों की सीमाओं का परीक्षण कीजिए।
दूसरा सवाल इसमें जो है वो है कि क्या ये शक्तियां राज्य की लोकतांत्रिक स्वायत्तता के विरुद्ध हैं। अब यहां पर भी आपको दोनों चीजें देनी पड़ेगी, इसमें पक्ष भी देना पड़ेगा, विपक्ष भी देना पड़ेगा, और फिर आपको एक अपना संतुलित निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहां पर हम देखें तो इस सवाल के मुख्य सेक्शन में दो जो है सवाल बनते हैं। एक आपका बनता है क्या कि राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियों की सीमाएं क्या हैं, और दूसरा उसका लोकतांत्रिक स्वायत्तता जो है उसके ऊपर इंपैक्ट क्या है। ये दो मोटे मोटे सवाल हैं, लेकिन अगर हम इसको टुकड़ों में और तोड़ें ताकि हमारा आंसर और अधिक फिल्टर हो, तो इसमें जब पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप कुछ विवेकाधीन शक्तियों की चर्चा करेंगे। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस बात को आप समझ रहे हैं? पहले हम जब इसकी चर्चा कर लेंगे तब सीमा लिखेंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा। तो पहले प्रश्न के उत्तर में जब हम 2 लाइन की भूमिका लिख लें तो उसके बाद हमको इसमें क्या लिखना है, विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या है राज्यपाल की। अब इसमें बहुत लंबा नहीं लिखना है क्योंकि शब्द सीमा आपकी क्या है, लिमिटेड है। और उसके बाद इसकी सीमाओं का आपको क्या करना है, तो पहले प्रश्न के उत्तर में आपके 2 स्टेंजा बन जाएंगे, यानी 2 पार्ट बन जाएगा। एक में पहले हम क्या लिखेंगे, विवेकाधीन शक्तियां, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि ये अत्यांतिक नहीं है, इसके ऊपर ये सीमाएं आरोपित हैं। फिर उसी तरीके से जब आएंगे तो क्या ये शक्तियां राज्य की लोकतांत्रिक स्वायत्तता के विरुद्ध हैं, तो इसमें हमको कभी भी एकांगी पक्ष नहीं लेना है, इसके पक्ष में और विपक्ष में, इन दोनों में हमको क्या करना होगा, अपना तर्क देना होगा। और फिर उसके नीचे हम 2 लाइन में क्या करेंगे, अपना निष्कर्ष लिखेंगे। तब हम इस प्रश्न के उत्तर के साथ क्या कर पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे। यहां तक मेरी बात अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो प्लीज वो क्या करे, अपना प्रश्न पूछ ले। आप ये समझ लिए क्वेश्चन क्या है, दूसरा ये समझ लिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इस क्वेश्चन का जब उत्तर लिखेंगे तो मूल रूप से इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, लेकिन उसके सब पार्ट भी क्या है, यहां पर दिख रहे हैं। अब यहां पर आपके मन में आएगा कि सर बड़ी लंबी लंबी बात किए, आके जो है कि लेक्चर दिए, हमारे पास कंटेंटे नहीं है, तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें। नहीं तो फेंकना तो हम भी जानते हैं जितना आप फेंक रहे हैं यहां से। तो ये बताइए आप लोगों में से इतने पर कितने लोग प्रश्न का उत्तर लिखने में सक्षम हैं। बाकी लोग 3-4 लोग हैं, और लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है। अब आइए यहां पर हम जो है सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं, विवेकाधीन शक्तियां या विवेकाधिकार क्या क्या आपके इसमें कंटेंट में क्या क्या मोटे तौर पर आना चाहिए। इसको डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। ठीक, अब देखो जो राज्यपाल का विवेकाधिकार होता है, अगर केवल विवेकाधिकार पर क्वेश्चन पूछा होता तो इसी को हमको बड़ा करना होता है, लेकिन इसका विवेकाधिकार केवल एक पक्ष है। लेकिन फिर भी चूंकि मैं आपको बता रहा हूं तो थोड़ा डेप्थ में बता दूं कि वो भी पूछे तो आप क्या करें, उस प्रश्न का उत्तर लिख ले जाएं। विवेकाधिकार को अगर आप देखोगे तो इसको आप 2 भागों में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। विवेकाधिकार 2 प्रकार के होते हैं। एक वह विवेकाधिकार है जो आपका संवैधानिक है, क्या है, जो आपका संवैधानिक है। और दूसरा विवेकाधिकार वो होता है जो आपकी परिस्थिति जन्य होता है। अब परिस्थिति जन्य शब्द का अर्थ कितने लोगों को पता चल रहा है। परिस्थिति जन्य जब वो उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि राज्यपाल को वहां पर विवेकाधिकार मिल जाता है। अब ये वाला किसी को पता है कहां पर संवैधानिक विवेकाधिकार कहां कहां से निकलकर आता है, बताओ। अब जैसे इसमें जब आप प्रयास करोगे तो इसमें जब संवैधानिक वाले में देखोगे तो यहां पर मैं केवल अनुच्छेद की चर्चा करूंगा, शायद आप रिलेट कर ले जाएं। अनुच्छेद 200, इसमें जो विवेकाधिकार है ये स्पष्ट रूप से क्या है, अनुच्छेद 200 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति। अब इसको आगे मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत तो नहीं है,
ये तो समझ लोगे। दूसरी चीज, अनुच्छेद 300, ये भी क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात कही गई वो 356। जब भी हम 356 को पढ़ते हैं तो 356 के साथ हमें हमेशा रिलेट करना पड़ता है 365 को। यहां पर क्या है, यहां पर यह कहा गया कि जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या कर सकता है। 365 में यह कहा गया कि अगर संघ के जो नियम कानून है अगर वो राज्य में लागू नहीं हो रहे हैं तब भी, तो बात समझ में आ रही है ये। इसी तरीके से एक अनुच्छेद आपका क्या है, अनुच्छेद 167 है। इसमें क्या है कोई बताएगा? नहीं, अनुच्छेद 167 में हंग असेंबली नहीं आएगा। बहुत सही। अब तुम अभी बता रही थी कि हमारे पास कंटेंट है नहीं, और जिस सवाल का जवाब सभी लोग नहीं दे रहे हैं उसका जवाब दे रही हो, इसका मतलब क्या है? तो तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हो, और जब हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं तो उसका सीधा निगेटिव इंपैक्ट हमारे प्रदर्शन पे। इसलिए आपको हमेशा ये मान के चलना है कि हमको ये चीज, अब ये जो 167 है इसमें जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री से कभी भी सूचना मांग सकता है कि भाई तुम राज्य का शासन कर रहे हो, उसके लिए तुम कैसे शासन कर रहे हो। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके चलते अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अरुणाचल प्रदेश का 3-4 साल पहले का मामला था। इसके तहत राज्यपाल ने क्या किया, सूचना मांगी। एक जो है कि वहां पर कसाई बाड़ा था, कसाई बाड़ा को उसने कहा कि इसको यहां पर रोक लगा दीजिए, वो रोक नहीं लगा रहे थे, तो उसके ऊपर राज्यपाल ने वहां के सीएम से सूचना मांगी कि इस पर क्या कार्यवाही हुई। सीएम ने उस पर विलंब किया, फिर उसी पर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या कर दी कि भाई 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य कि वो हमको हर चीज की सलाह क्या करेंगे, देंगे। मैंने इनसे इस विषय पर सलाह मांगा, इन्होंने, यानी संवैधानिक तंत्र। इसलिए तो ये आपका क्या है, अनुच्छेद 100। फिर इसके बाद देखेंगे तो जब आप अनुसूचियों को पढ़ेंगे तो अनुसूची 6 में जब जाएंगे तो उसमें जिन राज्यों की चर्चा की गई है तो उन अनुसूची 6 में वर्णित राज्य या जो आपके अनुच्छेद 371 में जो विशेष राज्यों की बात की गई है, यहां पे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो खनिज संसाधन होंगे उनके वितरण के संदर्भ में, या जहां पर स्वायत्त जिला परिषद का गठन करना है उसके संदर्भ में भी राज्यपाल को क्या करना है, राज्यपाल विवेकाधिकार का यहां पर भी प्रयोग कर सकता है। और इसके बाद आप देखेंगे तो एक आपका क्या होता है, 163 भी यहां पर आता है, अनुच्छेद 163। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मोटे तौर पर देखोगे तो जो संवैधानिक विवेकाधिकार की बात होती है वो अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356, 365, अनुच्छेद 167, फिर आपकी अनुच्छेद 163 और अनुसूची 6। इनको लेकर बहुत कम विवाद उठता है। बात समझ रहे हो? क्योंकि जो चीजें स्पष्ट हैं संविधान में उसको लेकर विवाद उठने की गुंजाइश क्या होती है। विवाद उठता किससे है? विवाद उठता है आपके परिस्थिति जन्य विवेकाधिकारों से, जिसका संविधान में वर्णन तो नहीं है लेकिन वो क्या होती है, वह जो है आपका जो है परिस्थिति के तहत वो आ जाती है। जैसे पहली चीज आप देखेंगे जो सबसे दिक्कत आती है वो आपकी आती है त्रिशंकु जब विधानसभा हो। ठीक, अब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति जब आ जाती है तो इस त्रिशंकु विधानसभा में वो किसको राज्यपाल सरकार सीएम नियुक्त करे। यहां पर राज्यपाल के पास अपने विवेकाधिकार की प्रयोग की शक्ति आ जाती है। मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा मतलब समझ रहे हैं ना, हंग असेंबली। किसी भी राजनीतिक दल को जब स्पष्ट बहुमत न मिले तो उस समय राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है और किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है, और नियुक्त करने के बाद कहता है कि आप अपना बहुमत क्या करिए, सिद्ध करिए। तो जब किसी को आप सीएम के तौर पर शपथ दिला दिए तो उसके पास पावर आ जाता है। फिर शुरू होता है हार्स ट्रेडिंग का दौर। विधायकों को वहां से जो है तमिलनाडु से उठा के ले जाके असम में कोई लोग रखते हैं, कहीं 5 स्टार होटल में रखते हैं। तो इससे क्या होती है, एक तो आपके यहां पर विवेकाधिकारों का क्या होता है, दुरुपयोग होता है, और ये ऐसा कई बार हुआ है।
बात समझ रहे हो? हाल के दिनों में कर्नाटक में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, इन जगहों पर यह देखने को मिला है। तो एक आपका जो त्रिशंकु विधानसभा है, जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल किस दल को सरकार बनाने की बात कहे, यहां पर उसका विवेकाधिकार क्या होता है। ठीक, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपकी ये निकल के आती है कि जब सीएम की अचानक मृत्यु हो जाए, यानी सीएम का पद जो है किसी कारणवश अचानक क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तब भी गेंद किसके पाले में आ जाती है? तब भी गेंद आपके जो है राज्यपाल के पाले में आ जाती है। वो उस समय किसको वो करेगा, किसको नहीं करेगा। तीसरी चीज आप देखोगे तो एक बात जो होती है वो होती है आपके मंत्री परिषद की बर्खास्तगी। क्या है? मंत्री परिषद की बर्खास्तगी। भाई राज्यपाल को यह अधिकार है ना कि जब उसको यह पता चले कि विधानसभा में इनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वो मंत्री परिषद को क्या कर सकता है। ठीक, या फिर मान लीजिए कोई सीएम है और वो सीएम आया इनके पास, राज्यपाल के पास, कि भाई इसको आप बर्खास्त कर दीजिए, और उसके पास खुद वो अल्पमत में है, तो उस समय वो मुख्यमंत्री की राय मानेगा या नहीं मानेगा, ये कहां पर आ जाता है, उसके डिस्क्रिशनरी पावर के हाथ में आ जाता है। फिर इसी से आपका निकल के आता है विधानसभा का विघटन। ये भी क्या होता है, ये भी इसके डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए कोई सरकार बात का दावा कर रही है मंत्रिपरिषद की, आप हमारी जो है हम बहुमत में हैं, लेकिन वो सरकार अल्पमत में हो। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम इस बात का दावा करें, हम उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, हम ये दावा करें कि हम जो है बहुमत में हैं, लेकिन राज्यपाल की नजर में हम किस में हैं, अल्पमत में हैं, तो क्या हमारी सलाह को मानने के लिए राज्यपाल बाध्य है? उस समय फिर क्या हो जाएगा वहां पर उसका, तो अल्पमत वाली जो बात निकल के आती है कि अल्पमत सरकार की राय को वो माने कि न माने, ये उसका क्या हो जाएगा, विवेकाधिकार हो जाएगा। तो एक पॉइंट आपका यह भी निकल के आता है, अल्पमत सरकार की राय माने या न माने, ये उसकी क्या हो जाएगी, स्थितियां हो जाएंगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद क्या होता है, आप देखोगे कि बहुमत जो साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट होता है ना, तो फ्लोर टेस्ट में समय सीमा को लेकर काफी दिक्कत होती है। मान लीजिए हमको फ्लोर टेस्ट कराना है, हम राज्यपाल हैं, हम चाहते हैं कि आपको सीएम बना दें, तो हमने आपको सीएम पद का शपथ दिला दिया और आपको 15 दिन का समय दे दिया कि 15 दिन में आप क्या करिए। तो 15 दिन में तो आपके पास इतना समय मिल जाएगा कि आप विधायक को क्या करेंगे, खरीद के बहुमत साबित कर देंगे। और मान लीजिए कि हमको आपको सीएम नहीं बनाना है, हम आपको पसंद नहीं करते हैं, आप सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, हम आपको बहुमत साबित करने के लिए 12 घंटे का समय देंगे। तो जब हम आपको 12 घंटे का समय देंगे तो 12 घंटे में आपको कम समय मिलेगा, बात समझ रहे हैं, और जिसको अधिक दे देंगे तो इसमें जो बहुमत सिद्ध करने का समय होता है, इसमें जो है बहुमत सिद्ध करने का समय ये राज्यपाल लेता है। सिद्ध करने का समय, भाई आ जाओ, सिद्ध करने का, ये भी नाराज होने लगा, सिद्ध करने का समय और समय के साथ साथ स्थान, ये दोनों चीजें मायने रखती हैं। बहुमत सिद्ध कहां होगा ये भी राज्यपाल ही तय करेगा। कभी कभी वो बहुमत सिद्ध राजभवन में करा लेता है और ये कह देता है कि हमारे सामने इतने राज्यपालों ने परेड किया, पता चला जो है कि 80 राज्यपालों जो है विधायकों ने परेड किया और राज्यपाल ने कह दिया विधायकों की संख्या 100 थी, कौन देखने गया, ट्रांसपेरेंसी। और अगर विधानसभा के फ्लोर पर हो तो उसमें सभी विधायक पहुंचे और उसके बाद जो है कि वोटिंग देके क्या करें, बटन दबा के वोट दें, बात समझ रहे हैं? तो दोनों में अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो फ्लोर टेस्ट कहां पर होगा, राजभवन में होगा या विधानसभा के भीतर होगा, इससे भी हम जिसको चाहेंगे उसको लाभ। तो ये सब जो चीजें आप देख रहे हैं ये सब क्या है,
कह दिया है, ये तो अभी आगे आओगे ना भाई। अभी तो जो है ये राज्यपाल की क्या है, शक्तियां हैं। राज्यपाल ही ये तय करता है कि सदन की बैठक कहां पे होती है, सदन की कार्यवाही कहां पे होती है, ये सब कौन तय करेगा। बात मेरी समझ रहे हैं। तो ये आपके क्या है, राज्यपाल के विवेकाधिकार हैं। अब इस विवेकाधिकार को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक भाग आपका ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब इसमें तुम बताओ क्या समझ में तुमको नहीं आया। आ गया। उत्तर लिखते समय ये मत कहना कि सर कंटेंट समझ में नहीं आया, नहीं तो आज हम मारेंगे। ये बिल्कुल क्लियर रखना। ये समझ में आ रहा है। वो चीजें हैं मंत्रियों की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में जो संबंध है, उन सब चीजों की बात है। क्लियर। अब यहां पर बात सुनो। ये मैंने आपको विवेकाधिकार को काफी डेप्थ में परिभाषित कर दिया। इस सवाल का जब आपको जवाब लिखना है तो इसमें ये सभी पॉइंट नहीं डालने हैं। सभी पॉइंट डालेंगे तो आप लेखन क्षमता का क्या कर जाएंगे, उल्लंघन कर जाएंगे। तो इसमें से आपको केवल विवेकाधिकार को इस तरीके से डिवाइड मत करिएगा। जब पर्टिकुलर प्रश्न पूछे कि राज्यपाल के विवेकाधिकार की शक्तियों की विवेचना कीजिए, तब आप ये सब पॉइंट लिखिएगा। लेकिन चूंकि इसमें विवेकाधिकार की शक्तियों की सीमाओं का वर्णन करना है, तो इसमें से हम 3-4 एग्जाम्पल भी दे देंगे कि ये विवेकाधिकार है। बस हमारा काम क्या हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई। तो इस प्रश्न की डिमांड जो है, ये डिमांड ये नहीं है कि हमको विवेकाधिकार को परिभाषित करना है। डिमांड ये है कि इसमें से हम 2-3 भी पॉइंट डाल देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि ये जानता है कि कौन कौन से सीएम के विवेकाधिकार हैं, क्योंकि क्वेश्चन में विवेकाधिकार की सीमाएं पूछी गई हैं। समझ में आ गया। चलिए, तो एक तो आपका पार्ट यहां पर क्लियर हो गया। अब दूसरी बात निकल के आती है कि भाई विवेकाधिकार की सीमाएं क्या है, क्या ये अत्यांतिक है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए सीमाएं क्या है, लिमिटेशन, तो क्या ये अत्यांतिक है। तो यहां पर अभी जो हमने आपको बताया, तो पहली चीज तो आप जो है यहां पर लिख सकते हो, जो 16वां राष्ट्रपति जो है क्या किया गया था, 16वां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, 16वां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो लिया गया है, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की है। इस 16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि पहली चीज, विवेकाधिकार का जो है क्या हो सकता है, विवेकाधिकार जो है इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया है, उस रेफरेंस में उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब यह साबित हो जाए प्राइम फेसिया कि राज्यपाल का इंटेंशन मालाफाइड था, यानी दुर्भावना से पूर्ण था, तब उस समय राज्यपाल के उस निर्णय का या डिस्क्रिशनरी पावर का हम क्या कर सकते हैं, तो न्यायिक समीक्षा करेंगे। तो ये क्या हो गया, लिमिटेशन। दूसरी चीज यहां पर यह कहा गया कि जब कोई तार्किक वजह न हो, तब राज्यपाल अनियमित काल तक जो है अगर विधेयक को अपने पास जो है क्या करता है, तो वह असंवैधानिक है। बात समझ रहे हो। तो ये आप लिख सकते हैं कि वैध कारणों की अनुपस्थिति में, वैध कारणों की अनुपस्थिति में विधेयकों को मतलब अधिक समय तक क्या करना, अधिक समय तक रिजर्व रखना या आरक्षित रखना क्या है, असंवैधानिक माना जाएगा। तो ये तो अभी आपका बिल्कुल क्या है, ताजा ताजा निर्णय है। तो ये आपको क्या लगता है, इनके पे सीमा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो इस पे सीमा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, लगा रहा है। फिर यहां पर आप चर्चा करेंगे एक लैंडमार्क डिसीजन का, जो कौन सा केस था, SR बंबई वर्सेज भारत संघ। कितने लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं, 1994 का है ना। अरे वाह, आप लोग हमसे ज्यादा जानकार हैं। क्या कहा गया इसमें, इसमें दो बातें जो आपके प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है, वो क्या है। पहली बात इसमें यह कही गई कि राष्ट्रपति शासन जो आप लगाते हो,
ये राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प है। शासन क्या होना चाहिए? अंतिम विकल्प होना चाहिए। आप इसको अपना पहला विकल्प, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब आपके पास कोई रास्ता ना हो तब आप कहीं पर क्या करिए। और सबसे ज्यादा विवेकाधिकार का दुरुपयोग क्या होता है? यही होता है। एसआर बंबई ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसको अंतिम विकल्प के तौर पर आप क्या कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आपका फ्लोर टेस्ट हो, यह फ्लोर टेस्ट कहां पर हो? विधानसभा की पटल पर हो। तो यह क्या हो गया? फ्लोर टेस्ट वाली जो समस्या है उस पर इसने क्या किया? लिमिटेशन। मेरी बात समझ में आपको यहां पर आ रही है? क्लियर? अब इसी के बाद एक केसला और निकल के आता है। वो कौन सा केसला है बताओ? रामेश्वर सिंह वर्सेज बिहार राज्य। ये कब का है? 2006 का है। ये मैं केवल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। रामेश्वर सिंह वर्सेज बिहार राज्य। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि अगर कोई पोस्ट पोल अलायंस होता है, गठबंधन दो प्रकार के होते हैं, चुनाव से पहले और चुनाव के। तो इसमें यह कहा गया कि चुनाव के पश्चात अगर कोई गठबंधन बनता है तो उस गठबंधन को भी आप सरकार बनाने का आमंत्रण देंगे। जैसे मान लीजिए चुनाव हुआ, कुछ दलों ने मिलकर कहा कि हमको क्या है, सीटें, तो आप उसको अनैतिक मानते हुए खारिज। तो इसमें यह आप लिख देंगे कि जो पोस्ट पोल गठबंधन है, चुनाव के बाद का गठबंधन अनैतिक नहीं है। अगर वो दावा करते हैं तो उनको सरकार बनाने का निमंत्रण। समझ रहे हैं? 2006 में यही हुआ था। बहुत एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि क्या हो गई थी, इमरजेंसी आ गई थी। नीतीश कुमार की सरकार को जो है बर्खास्त कर दिया गया था एक बार। फिर उसके बाद चुनाव हो गया राष्ट्रपति शासन लगा के, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद चुनाव के बाद पुनः नीतीश कुमार जीत के आए, और तब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि जो वो बर्खास्त की गई थी सरकार, वो असंवैधानिक था। लेकिन पॉजिटिव पक्ष केवल उसमें यह था कि एक ही दल जो है, नीतीश कुमार पहले भी सीएम थे और नीतीश कुमार बाद में भी बने होते। एक बार के लिए सोचिए कि अगर नीतीश कुमार की जगह पर दूसरी बार कोई विपक्षी दल बन गया होता, तब उस समय क्या कंडीशन होती। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? जैसे हमारी सरकार है, हम मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया कि बहुमत इनको नहीं है, और लगा दिया राष्ट्रपति शासन। हम क्या हो गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। राष्ट्रपति शासन को हमने क्या किया? चैलेंज कर दिया, क्योंकि उसका जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जल्दी होती नहीं है। बिहार में क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन के बाद तुरंत फिर क्या हो गया? 6 महीने के भीतर नए चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री चुन के आ गया। अब फिर मैं ही मुख्यमंत्री दोबारा बन के आया। जब मैं दोबारा बन के आया तब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और कहा गया कि जो वो राष्ट्रपति शासन था वो क्या था? असंवैधानिक था। अगर मैं दोबारा सीएम नहीं बनता, हमारी जगह पर आप बन जाते, तो फिर मैं क्या करता? विद्रोह हो जाता। समझ रहे हैं? तो ऐसे दुरुपयोग की आपकी क्या है, संभावनाएं आपको देखने को मिली हैं। तो आप इन सीमाओं को क्या करोगे? ये सीमाएं आप यहां पर दिखाओगे। यहां पर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद एक और वाद आता है, वो है नवाब रेबिया वर्सेज अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष करके है। नवाब रेबिया वर्सेज उपाध्यक्ष का है और ये 2016 का है। ये अरुणाचल प्रदेश का मामला है, और इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 163 का जो विवेकाधिकार है, यह क्या है? यह मतलब जो है कि विवेकाधिकार सीमित है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि यह क्या है? आपका सीमित है। तो अब यहां पे क्या किया आपने? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आलोक में ये सब चीजें आपने क्या की? बता दी। फिर इसके बाद जब आप देखोगे तो आपके पास संवैधानिक समीक्षा आयोग मिलेगा। कब गठन हुआ था? 2000 में।
तो संवैधानिक समीक्षा आयोग ने भी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं बातों को दोहराया है। चाहे यहां पर आप सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को लिखें, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, इसकी भी आप चर्चा कर सकते हैं। फिर आपका एक पुंछी आयोग आता है, इसकी भी जो है रिपोर्टें, मतलब इन्होंने ये कहा कि विवेकाधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प होना चाहिए। और एक में हंग असेंबली के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि जब आपकी हंग असेंबली हो तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो, उससे पहले जो चुनाव पूर्व के गठबंधन हो, अगर उसको बहुमत मिलता है तो आप चुनाव पूर्व गठबंधन वाले दल को दीजिए। अगर ऐसा कोई गठबंधन नहीं है तो जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसको अवसर दीजिए। अगर सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं है तो चुनाव के बाद जो गठबंधन हुआ है, यह सब इनकी रिपोर्टों में आता है। तो आप सीमाओं में एक अपनी क्या करेंगे, इस रिपोर्ट की चर्चा कर देंगे। क्या करेंगे, इस रिपोर्ट की चर्चा कर देंगे। तो इससे आपकी सीमाएं क्या हो गई, क्लियर हो गई। आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे हैं, जो भी बात कह रहा है वो या तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या कोई आयोग कह रहा है। तो इससे आपके उत्तर की वैलिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। संविधान समीक्षा जो आयोग था, इसने स्पष्ट तौर पे अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने की बात कही थी। बात समझ रहे हैं। और यह कहा था कि अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग है, यह राज्य की स्वायत्तता के विपरीत है। इससे राज्य की स्वायत्तता क्या होती है, खंडित होती है। दुरुपयोग, सदुपयोग नहीं। क्लियर। फिर जो पुंछी आयोग है, उसने कहा कि जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति में पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश का कहीं पे डालना उदाहरण तो डालिएगा 1998 का, जगदंबिका पाल वर्सेस कल्याण सिंह। बस समझ रहे हैं। जगदंबिका पाल को जो है कि क्या किया गया, सीएम बना दिया गया। उस समय के राज्यपाल ने उनको क्या किया, सीएम बना दिया। राज्यपाल कौन थे, रमेश भंडारी थे। फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मैटर गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर फ्लोर टेस्ट हुआ और फिर उसके बाद कल्याण सिंह ने अपना क्या किया, बहुमत साबित किया। तो यहां पर जो राज्यपाल ने अपनी मनमानी की थी, यानी जिसको बहुमत प्राप्त नहीं था उसको सीएम बना दिया, तो न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद पुनः क्या हुआ, फ्लोर टेस्ट हुआ। और फ्लोर टेस्ट होने के बाद पुनः कल्याण सिंह क्या हुए, सीएम बने। यानी यहां पर राज्यपाल के जो पावर हैं वो अत्यंतिक। अगर हम जुडिशियल रिव्यू का करना चाहें, उदाहरण देना चाहें न्यायिक हस्तक्षेप का, तो उसका जीता जागता उदाहरण आपका क्या है, यह चीज आपको मिलके आएगी। तो यह चीज आपको इस प्रश्न के पहले हिस्से में आपको क्या करनी थी, लिखनी थी। दूसरे हिस्से में अगर हम देखें, जो प्रश्न का अपना दूसरा हिस्सा है कि क्या ये शक्तियां राज्य की लोकतांत्रिक स्वायत्तता के विपरीत हैं, तो इसमें आपको पक्ष और विपक्ष क्या करना है। तो अब ये प्रश्न तो आपको पता है, ये तो आप लिख लोगे ना कि इसमें भी हमको बताना है। बता देंगे तो पूरा समय एक प्रश्न में निकल जाएगा। बात समझ रहे हो। यहां पर स्वायत्तता में भी आपको इसके पक्ष में विपक्ष में आपको तर्क देने हैं। पक्ष में जो है कि मतलब स्वायत्तता के विरुद्ध है, इसके पक्ष में क्या तर्क है। पहला तर्क तो यह है कि जब एक लोकतांत्रिक तरीके से क्या है, चुनी हुई सरकार है, और आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के निर्णय को क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं, तो यहां पर आप जनादेश का क्या कर रहे हैं। तो स्वायत्तता के विरुद्ध, यानी इसके पक्ष में पहली चीज ये क्या होती है कि ये जनादेश का क्या होता है, जनादेश का अपमान होगा। होगा कि नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आप बताइए क्या होगा इसमें, कुछ आप भी सोचिए, जल्दी बताइए। कुछ पॉइंट आप लोग भी बताओ, हम भूल गए हैं। हाँ बिल्कुल, यहां पे क्या होगा, जो आपकी सहकारी संघवाद है, सहकारी संघवाद पर इसका क्या होगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। समझ रहे हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे तो अगली चीज क्या आएगी,
सहकारी संघवाद के बाद जब राज्यपाल हस्तक्षेप करेगा, सहकारी संघवाद आपका क्या होगा? खंडित होगा। है? राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। क्या होगी? राजनीतिक अस्थिरता। ठीक। और इसके बाद आप देखोगे तो ये क्या होगा? राज्य के मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं तो राज्य की स्वायत्तता का आप क्या कर रहे हैं? राज्य की स्वायत्तता को खंडित कर रहे हैं। तो ये 4-5 तर्क अगर आप इसमें दे देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन विपक्ष में भी इसके क्या है? तर्क हैं। भाई राज्यपाल को नियुक्त क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। राज्य क्या है? भारत क्या है? राज्यों का। तो पता चले कि राज्य जो है क्या करे? संघ के कानून को ही ना माने। भाई भारत जो है वो, भारत में तो सभी राज्य आते हैं और भारत की सरकार जो कानून बना रही है उसको राज्य मानने से क्या करें? इंकार कर दें। तो उस समय एक प्रहरी के तौर पर कौन करता है? राज्यपाल काम करता है। बात समझ रहे हो? तो एक चीज यहां पर क्या हो गया कि राज्य और संघ के मध्य एक कड़ी के तौर पर राज्यपाल क्या करता है? कार्य करता है। दूसरी चीज वो क्या है? संविधान का संरक्षक है, हेड ऑफ स्टेट है वो। तो जो संविधान के नियम है, चाहे वो 7वीं अनुसूची के कोई कानून हो, उसको क्या करना? लागू करना। क्लियर? अब मान लीजिए कोई राज्य है, वो राज्य कहे कि अब हम आज से भारत से क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। हो सकता है ना? वैसे जो है तमिलनाडु वाले ने अपना अलग झंडा क्या किया? बना लिया। अलग झंडा, अलग गीत बना लेना। तो कल किसी के मन में यह भी तो आ सकता है कि अब हम भारत के साथ रहते रहते एकदम बिल्कुल क्या है? उबिया गए हैं। अब हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, बांग्लादेश के साथ जाएंगे। तो वहां पर एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक। मान लीजिए राज्य की विधानसभा में जो है वो निरंकुश हो जाए, जो संविधान के मूल अधिकार हैं या जो संवैधानिक प्रणाली है उसका वो क्या करने लगे? उल्लंघन करने लगे। कौन हस्तक्षेप करेगा? तो इसलिए राज्यपाल का होना क्या है? ये विपक्ष है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क आपको मिल गया। अब इसके बाद एक खूबसूरत सा क्या लिखेंगे कि मतलब राज्य को संचालित करने के लिए, देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि संघ और राज्य एक दूसरे का सहयोग करते हुए क्या हो? आगे बढ़ें। और उस दृष्टि से राज्यपाल की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण है, बशर्ते उसके कार्य क्या हो? सहकारी संघवाद की भावना पर। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत, मेरी कोई ऐसी बात जो आपके पल्ले न पड़ी हो, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो? तो इस प्रश्न को आप समझ लीजिए। इस प्रश्न में आपको क्या लिखना है, क्यों लिखना है, किस चीज का उल्लेख करना है, और इससे आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक क्या हुआ? क्लियर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आइए भाई साहब दूसरे प्रश्न पे। अब इतना समय अगर तुम लोग लोगे ना तो फिर क्या होगा? सिलेबस हम समाप्त करेंगे 1 साल में। और प्री मेंस कब होगा तुम्हारा? तो तुम लोगों को एक पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिख दो कि सर, सेवा में श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी का जो है अभी सिलेबस जो है पूरा नहीं हुआ है, इसलिए परीक्षा को कुछ दिन क्या करिए। अब एक बार जवाब देखो क्या आता है, लिख के देखो। कुछ लोग ज्ञापन देके आए हैं कि जो पीसीएस की प्रीलिम्स 6 दिसंबर को है उसको पहले किया जाए और टाइपिंग वाला टेस्ट आरओ को उसको आगे बढ़ाया जाए। मानेगा? हमको तो मनवा ले रहे हो यहाँ क्लास में, क्योंकि पता है कि अच्छा यहाँ नहीं मानेंगे तो रुको अभी चलते हैं, ऊपर तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? जाके कह देंगे कि सर ये पढ़ा दिए, हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो हम तो मान जाएंगे, लेकिन आयोग तो मानना किसको जरूरी है? आयोग को ना। तो कैसे मानेगा? आपके पास समय क्या है? सीमित है। इस सीमित समय में थोड़ा अपना क्या करिए, क्योंकि मैंने कंटेंट इतना फिल्टर करके दिया है, इतना टू द पॉइंट दिया है कि ईमानदारी से बता रहा हूं, उस कंटेंट को अगर आपने एक बार पढ़ा होता
तो आपको इस लेक्चर की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया है, मेंटरशिप के इस प्रोग्राम को एक फाउंडेशन बैच की क्लास में बदल दिया है कि हम तो नहीं जानते, हमको पूरा क्या करो, शून्य से पढ़ाओ। अब भाई जो है क्या है, जमहूरियत एक तर्जे हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। बहुमत क्या है, पढ़ाने वालों के साथ है। तो हमको क्या करना है भाई, जो चीज की डिमांड होगी उस चीज की। ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं तो हम भी लेट करेंगे तो ये होगा कि इतना लेक्चर दे रहे हैं, खुदे लेट कर रहे हैं। कितने लोगों के मन में ये विचार आया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आया था कि नहीं आया था आपके मन में? आइए, विधान परिषद के उन विशिष्ट प्रावधानों का विवरण दे जो इसे राज्य विधानसभा की तुलना में एक कमजोर सदन बनाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह केवल एक खर्चीली संस्था है? फिर इस प्रश्न में आपके सामने दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग भी देखते रहिए जो अभी कैमरे के उस पार हैं, ऑफलाइन वाले तो देख ही रहे हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे दो सवाल फिर आ गए। पहला सवाल यह है कि विधान परिषद यानी संविधान के उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो क्या करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि ये क्या है, विधान परिषद एक कमजोर सदन। कौन कौन सा प्रावधान है? अरे वाह, बहुत सही। और 3+1 हो गया, धन विधेयक हो गया, और बताओ। खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। अब मैं ऑफलाइन जब पढ़ा ही रहा हूं तो ऑफलाइन वाले मूड में पढ़ाऊं, खड़े हो जाओ जरा तो। बताओ वो कौन कौन से उपबंध हैं जो विधान परिषद को कमजोर सदन साबित करते हैं। ठीक है, ओके। मतलब वोटिंग राइट उसका कम है, ठीक, ओके, एक बढ़िया अच्छा पॉइंट है। और बताओ इसके बाद कौन अगला पॉइंट बता सकता है? तुम बैठे रहो, तुम जो है वहीं पे मुर्गा बन जाओ, खड़े हो जाओ और मुर्गा बनो। अब ऑफलाइन क्लास में हो तो तुमको इतना तुम बताओ, खड़े हो जाओ। अगला पॉइंट बताओ। हाँ, राज्यों में असमानता, लेकिन बिल्कुल जिस्ट नहीं निकल के आ पा रहा है। ये तो बात निकल के आ गई, धन विधेयक और विधेयक 3+1 यानी 3 महीने तक पहली बार, फिर 1 महीना तक, 4 महीना तक। धन विधेयक के संदर्भ में 14 दिन। तो ये कमजोर सदन थोड़ी हुआ, ये तो इसकी बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट जो है क्या है, मतलब बैठ जाओ, विधान परिषद का जो अस्तित्व है वो विधानसभा और लोकसभा की कृपा पर अटका हुआ है। विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी, लोकसभा उसको क्या करेगा, पारित करके तुरंत विधान परिषद को समाप्त कर देगा। तो यहां पर जो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां की जो आपको दिखाना है कि ये कमजोर सदन है, इस कमजोर सदन में केवल पहला चीज लिखाओगे कि इसका जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व किस पर टिका है, विधानसभा और लोकसभा पर। चूंकि विधानसभा से प्रस्ताव पारित होगा और लोकसभा उसको क्या करेगा, उस पर कानून बना देगा, मतलब अपने यहां से पारित कर देगा। फिर ये क्या हो जाएगा, अब ये कौन से अनुच्छेद में निकल के आएगा, ओके, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, सामान्य विधेयक के तौर पर, सामान्य विधेयक में इनके पास क्या पावर है, केवल जो है ये विधेयक को 3+1 में लिखने का मतलब पहली बार मतलब वही चीज 3+1 जो मतलब मैक्सिमम जो है इनके पास पावर है। क्लियर, तो क्या हो गया, आपका मैक्सिमम पावर जो है 3+1, 3 महीना पहली बार, 1 महीना, तो मतलब 4 महीने। मामला अगर धन विधेयक का है,
धन विधेयक का है तो केवल कितना, और फिर क्या ये करेंगे, केवल सिफारिश कर सकते हैं, केवल वही चीज। अब उसके बाद आ रहे हैं, ये चीज हो गया। लोकसभा में क्या था, राज्यसभा के साथ गतिरोध हो जाएगा तो वहां पर 108 है, यहां पर संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान, यह पॉइंट आना चाहिए। फिर इसके साथ कौन सा पॉइंट आना चाहिए, एक और बता दो जल्दी से। अरे वाह क्या बात है, आप जो है कैसे बैठे रहते हैं, आप तो छुपे रुस्तम निकल गए, कहां थे। बिल्कुल, ये जो है मंत्री परिषद की जवाबदेही, यानी जो मंत्री परिषद है, या इसको सरकार लिखो, सरकार की जवाबदेही किसके प्रति है, सरकार की जवाबदेही केवल विधानसभा के प्रति है। अब बताओ इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं, तुम लोग इसको क्या करते हो, बस हो गया, कितने पॉइंट आ गए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या करता है, मतलब ये कुछ जो है ये चीजें हैं जो इसको क्या करते हैं, जो इसको कमजोर बनाते हैं। हाँ वो सब चीजें तो धन विधेयक में आ गया, इतने में जो है कि पूरा जो है कि इस पर रिसर्च नहीं करना है, आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्लियर। अब देखो विधान परिषद में एक तो सवाल कमजोर सदन का आ सकता है, जो मैंने सवाल दिया, लेकिन यहां पर आप ये भी सोच लो कि अगर आपसे ये पूछे कि विधान परिषद की आवश्यकता है या नहीं है, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या करिए, तर्क दीजिए। तो इसमें पक्ष और विपक्ष को भी आपको क्या करना है, समझ लेना चाहिए। मेरी बात, इस बात को समझ रहे हैं। तो पक्ष विपक्ष भी आप तैयार कर लीजिएगा जो मैटर दिया गया है, लेकिन एक सवाल वो भी इससे बन सकता है। अब यहां पर आइए दूसरी चीज कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में केवल एक क्या है, ये खर्चीली संस्था है। एक तो हिस्सा इसका हुआ पहले प्रश्न का, दूसरा प्रश्न तो अभी छूटा हुआ है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि केवल ये खर्चीली संस्था है। अब यहां पर आपका पक्ष और विपक्ष वाली क्या होगी बात निकल के, यानी यहां पर हमको अब इसकी प्रासंगिकता पर, यानी जो है कि इसके पक्ष में या विपक्ष में आप क्या करेंगे, तर्क देंगे। तो अगर आप ये मानते हैं कि केवल खर्चा बढ़ाने के लिए है, तो जितने विपक्ष वाले तर्क हैं वो सब यहां पर क्या हो जाएंगे, फिट बैठ जाएंगे। भाई इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, केवल ये क्या है, एक सफेद हाथी है, इसको सफेद हाथी कहा जाता है, काम कुछ नहीं। और ठीक, और अगर आप इसमें क्या है, पक्ष में है, मतलब विपक्ष में है, तो फिर आप क्या करिए, तो आप यहां पर दोनों पॉइंट देंगे। मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर आप देखोगे तो इसको यह माना जाता है कि जैसे खर्चीली संस्था है, अगर हम ये मानते हैं कि खर्चीली संस्था है, केवल खर्चीली संस्था, भाई देखो मेरी हैंडराइटिंग किसमें होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, थोड़ा सा मुझे झेल ले जाइएगा। पक्ष और विपक्ष, जहां पर नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। ठीक, अब आइए इसको समझिए क्या है। पक्ष में क्या होगा, मतलब अगर हम मानते हैं कि ये क्या है, खर्चीली संस्था है, तो इनका काम तो कुछ नहीं है। तो पहली ये क्या है, आर्थिक बोझ है। आर्थिक बोझ कैसे हैं भाई, जितने एमएलसी हैं 100 अभी बता रहे थे ना तुम लोग, तो सबके लिए क्या है, वेतन भत्ता है, सबको आवास की सुविधा है, ये सब बोझ कहां पर जाएगा। तो एक आपके सामने क्या हो गया। दूसरी चीज इसमें लिखिएगा तो वो सफेद हाथी को कोट जरूर करिएगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना वो पुराना व्यक्ति होगा। तो वो कहते हैं सब जो है कि में ज्यादा बातें, तो कहिएगा कि ये क्या है, सफेद हाथी है। इसके बाद ये क्या करता है, यह जो है कुछ नहीं करता है, केवल विधायी कार्यों में विलंब करता है। क्या करता है, विधायी कार्यों में अनावश्यक विलंब। बात समझ रहे हो, विधायी कार्यों में अनावश्यक विलंब करेगा। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे, ये एक तरीके से क्या है, इसकी नियुक्ति में भी कभी कभी पक्षतापूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है, क्योंकि राज्यपाल क्या करता है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं इसके, मतलब वो तो एक है कि हारे हुए नेताओं की ये क्या है, शरणगाह है। ये जो हार गए वो संसद में नहीं पहुंच पा रहे हैं, विधानसभा में, तो उनको इसके तहत क्या करिए,
तो इसके तहत क्या होती है, एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। जैसे अभी आपने आजमगढ़ में देखा होगा, किसी दूसरे दल को तोड़ना है तो भाई तुम इस बार यहां से जो है कि चुनाव मत लड़ना, हम तुमको अपने कोटे से विधान परिषद, होता है ये। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कई तर्क इसमें निकलेंगे। तो एक चीज ये हो गया, इसके मनोनयन में हो गया। अगली बात यह है कि अगली चीज जो आप देखोगे कि ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। जबकि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में जो लोक प्रतिनिधि होते हैं उनको जनता के प्रति ये क्यों नहीं जवाबदेह हैं? क्योंकि इसको चुनाव तो लड़ने जाना ही नहीं है, साइड से आ जाना है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है नहीं इसका। क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जैसे शिक्षक एमएलसी होते हैं, स्नातक एमएलसी होते हैं, कुछ विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, तो इनका जो निर्वाचन है वो क्या है, अप्रत्यक्ष है। तो सीधा जनता से रूबरू नहीं होना है, तो ये 5 साल में एक बार भी नहीं जाते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा ना कि अपने आंसू को भी औजार बनाने वालों, मुर्दा लोहे को भी हथियार बनाने वाले, ये बेकार समझते हैं सियासतदां हमें, मगर हम ही हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो जनता मुल्क की सरकार बनाती है, लेकिन जनता से इनका सीधा वास्ता ही नहीं है, तो ये जनता को कुछ, इसलिए उसके प्रति जवाबदेह। ये पॉइंट आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये खर्चीली है, लेकिन अगर आप मानते हो कि खर्चीली नहीं, इसकी क्या है, हमें आवश्यकता है, तो फिर क्या होगा, आवश्यकता है तो पहली चीज ये चीज होता है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है डेमोक्रेसी में। अगर आपको कानून बनाना है तो आपको काफी सेंसिटिव क्या होता है, ये प्रोसेस हो जाता है। और अगर उसमें कोई एक दिक्कत हो गई, गलती हो गई, तो फिर क्या होती है, समस्या आपके सामने आ सकती है। आपने सुना होगा कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो अगर आपने एक कानून में एक पॉइंट गलत लिख दिया तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, पूरे कानून जो है कि वो ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए कानून के निर्माण में हमको उस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की क्या होती है। अब पता चला उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात चल रही है, अब इसमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा डेटा संरक्षण पर, व्हाट्सएप डेटा संरक्षण पर क्या करे, कोई विधेयक पारित करे। अब बताइए कौन इस पे बात करेगा? एआई पर कोई विधेयक बनाना हो, इसमें विशेषज्ञता की जरूरत है कि नहीं है? ठीक, तो ये क्या करता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं अपने क्षेत्र के, उन विशेषज्ञों के प्रवेश का क्या है, ये खिड़की है, माध्यम है। और जब विशेषज्ञ आएंगे तो इसका प्रभाव आपको कहां पर दिखेगा, इससे आपके जो कानून निर्माण में विसंगतियां होती हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, प्रखर होगी, प्रभावी होगी, क्योंकि उसमें आपको विशेषज्ञों की राय। तो पहली चीज तो आपको यह दिखा। दूसरी चीज ये क्या करता है कि गलती सुधारने का मौका देता है। गलती सुधारने का, अभी आप लोगों को इंटरव्यू देना है, 2-3 लोग हैं जिनको इंटरव्यू देना है ना आप लोगों में से। तो इसमें अभी आप इंटरव्यू देने से पहले क्या करेंगे, यहां पे मॉक इंटरव्यू देंगे। क्यों देंगे? ताकि मॉक इंटरव्यू में जो गलती हो उस गलती को पकड़ लें, फिर मेन इंटरव्यू में गड़बड़, क्योंकि वहां पे गड़बड़ हो गया तो फिर। तो उसी तरीके से विधानसभा ने कानून निर्माण में अगर कोई एक गलती कर दी है तो विधान परिषद उस गलती को सुधारने का एक क्या करता है, वहां पर चर्चा होता है। तो ये आपको क्या करेगा, गलतियों से आपको बचाता है, हड़बड़ी पर। तीसरी चीज क्या है, विधानसभा की निरंकुशता पर क्या करता है, निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। समझ रहे हो, निरंकुशता पर क्या करेगा, विस्तृत चर्चा का अवसर देगा। और फिर जो आपके अल्पसंख्यक समुदाय हैं, यानी जिन समुदायों को या जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पा रहा है, उसके प्रवेश का एक रास्ता भी तो हो सकता है। मान लीजिए जो है कि उत्तर प्रदेश में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ईसाइयों का इतना वोट बैंक नहीं है कि वो अपना प्रतिनिधि, तो उनकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। भाई संविधान, जो भारत का संविधान है,
वो संविधान में तो पंथ निरपेक्षता को भी बोला जाता है कि पंथ निरपेक्षता भी अल्पसंख्यकों के करीब थोड़ी सी क्या है। तो जो आपके अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके यानी प्रतिनिधित्व प्रदान करने की ये क्या करती है, अब प्रतिनिधित्व भी ये दो स्तर पर देती है। एक तो प्रतिनिधित्व आपकी देती है जो अल्पसंख्यक हैं उनको मनोनीत किया जा सकता है, या फिर जो प्रोफेशनल वर्ग है जैसे युवा हैं, यूथ हैं, हमने बीए कर लिया, वो क्या है हमारे यहां पूर्वांचल में गाना गाए थे मनोज तिवारी जो इस समय दिल्ली से सांसद हैं, बीए करके बकरी चरावता, ये सुने हो ना। तो बीए करके बकरी चरावता मतलब स्नातक हो गया और स्नातक होने के बाद वो क्या कर रहा है, बकरी चरा रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने अभी एक घोषणा की है कि गाय चराने वालों को हर महीने 10,000 रुपए, बात समझ रहे हैं। तो हाँ ये एकदम बिल्कुल है कि वहां की नागरिक जो है निवासी, वहां का निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, क्लियर। तो अब जो स्नातक हैं ये भी एक क्या है, बड़ा वर्ग है। तो स्नातक में जो बेरोजगार हैं, नीति निर्माण की प्रक्रिया में इनकी भी बात तो आनी चाहिए। तो स्नातक एमएलसी के थ्रू क्या करता है, देता है, शिक्षक एमएलसी के थ्रू, भाई उनकी भी तो समस्याएं, बेचारे प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, मिडिल स्कूल के टीचर जो हैं उनको चुनाव आयोग वाले घुमा घुमा के मार दे रहे हैं। परसों ममता बनर्जी खुदे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, कह रही थी कि हमारे यहां के इतने बीएलए को इसने क्या किया, हत्या कर दिया, हत्यारा है सीआई। तो भाई मास्टर साहब जो लोग हैं, अब उसमें हम लोग भी हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, अपने हित की बात है, तो इनका भी प्रतिनिधित्व तो क्या है, देता है। तो एक प्रतिनिधित्व का आपको क्या मिलता है, अवसर मिलता है, और प्लस एक चीज आपको सबसे बड़ी बात है, इसमें अनुभव मिलता है। इसमें जो है जो व्यक्ति अनुभवी है उसको आप क्या कर सकते हैं, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों के आधार पर आप इस प्रश्न का क्या करो, उत्तर, मेरी बात समझ में आ गई, ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, किसी को कोई डाउट, बोलो भाई, समझ में आ रहा है। अगले सवाल पे आओ। उत्तर प्रदेश के विधायी इतिहास में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने के अनुच्छेद 201 की प्रवृत्ति और इसके संघीय प्रभावों की क्या करिए, विवेचना कीजिए। अब यहां पर इसको लिखना आसान है क्योंकि मैं पहले ही इसको बता चुका हूं ना। अब यहां पर आपको क्या है, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के विधायी इतिहास में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की अनुच्छेद 201 की प्रवृत्ति, तो इसकी प्रवृत्ति क्या है और फिर इसका क्या है आपका, ठीक। तो प्रवृत्ति में फिर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, एक आपका जो है कि इसमें जो अनुच्छेद 200 पढ़ोगे तो दो चीजें आपकी आती हैं, एक अनुच्छेद 200 और 201। पर्टिकुलर आपकी किसकी बात हो रही है, अनुच्छेद 201 की बात हो रही है। अब इसमें 201 में देखेंगे तो इसमें भी क्या होता है, एक संवैधानिक आरक्षण होता है। संवैधानिक आरक्षण का मतलब वो वाला आरक्षण मत समझिएगा कि मतलब संवैधानिक रूप से उसको आरक्षित ही करना है। और एक आपकी क्या होती है, परिस्थिति जन्य जो है आरक्षित करता है। अब संवैधानिक में कौन सा है, संवैधानिक में कोई संसद जो है, विधानसभा कोई ऐसा विधेयक लेके आ रही है जिससे हाई कोर्ट के अधिकारों में कोई कटौती हो रही है, तो उस विधेयक को वो पक्का क्या करेगा, रोक लेगा। तो ये संवैधानिक उसकी क्या हो गई, ड्यूटी हो गई। एक टेंडेंसी ये हो गया कि उसको देना ही देना है जब हाई कोर्ट के लिए आएगा। और अगर परिस्थिति जन्य की बात करेंगे तो मान लीजिए राज्य की विधानसभा कोई ऐसा विधेयक लेके आ रही है जिसे डीपीएसपी में क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, बात समझ रहे हो, तो इसको क्या कर सकता है, वो रख सकता है। ये अब उसके विवेक पर निर्भर करेगा, डीपीएसपी का हो या फिर राज्यपाल को लगे कि इससे संविधान का क्या होता है, संविधान का उल्लंघन। उल्लंघन का मतलब आपको पता है कि राज्य को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का क्या है, और पता चला कि किसी ऐसे विधेयक पर कानून बना रहे हैं, ऐसे विषय पर कानून बना रहे हैं जो क्या है, समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का है या फिर संघ सूची का है, विषय के आधार पर, तो उस पर यह क्या कर सकता है। या फिर जो आपका अंतरराज्यीय व्यापार हो, इंटर स्टेट जो आपका ट्रेड हो, उसको प्रभावित कर रहा हो, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, इसमें आपकी प्रवृत्तियों में आप क्या करोगे, 201 में इसकी चर्चा कर दोगे। और फिर इसके बाद जो दूसरी चीज है वो आपका क्या है, इसके संघीय प्रभावों पर क्या करना,
तो इसका संघीय प्रभाव क्या है? तो संघीय प्रभाव में फिर वही चीजें आएंगी जो मैंने आपको वहां पर बताया था। पहली चीज जो है कि संघ का हस्तक्षेप राष्ट्र के माध्यम से क्या होगा? राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य के मामले में। तो इससे जो सहकारी संघवाद की भावना है उस पर बढ़ेगा निगेटिव। बात समझ रहे हो क्या होगा? अब इसको मैं तुमको थोड़ा इससे समझाऊं। जैसे मान लो कोई विधेयक है, यह विधेयक किसका है? राज्य का है। ठीक, राज्य का विधेयक है। इसने राज्य के विधेयक ने पारित करके किसको भेजा? राज्यपाल को भेजा, भेज दिया। राज्यपाल ने इसे किसके लिए भेज दिया? अब राष्ट्रपति किसके काम पर काम करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? 74(1). ठीक, अब यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसमें हस्तक्षेप कर रहा है? तो यह किसका उल्लंघन हुआ? शक्तियों का विभाजन। क्लियर? तो एक तो क्या हो जाएगा, जो आपके केंद्र राज्य संबंध है इसमें राज्य के मामले में संघ का हस्तक्षेप बढ़ेगा। तो अब राज्य अगर आप किसी के मामले में इंटरफियर करिए तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए। आप जैसे मान लीजिए आप किसी को गाली दे रहे हैं, ठीक, और कोई दूसरा आके आपको कहे जिस समय गाली दे रहे हैं एकदम गुस्से में है, यार ये सर आपको गाली नहीं देना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो क्या होता है उस समय? क्या निकलते हैं भाव? ऐसी बात है कि तुरंत निकल जाओ, ज्ञान मत दो अभी। समझ रहे हैं? सेम वही चीज क्या होगा यहां पे होगा। तो इससे आपकी जो सहकारी संघवाद की भावना है, पहली तो उस पर क्या होगा? निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें जो राज्य की स्वायत्तता है, वो राज्य की स्वायत्तता क्या होगी? राज्य की स्वायत्तता खंडित होगी। तो दो इंपैक्ट तो आपने यहीं पर देख लिया, एक सहकारी संघवाद पर और दूसरा आपकी राज्य की स्वायत्तता पर। दो प्रभाव दिखा आपको। तीसरी चीज इससे क्या होगा? विधायी विलंब होगा। क्या होगा? ठीक। और चौथी चीज, ये जो राज्य का जनादेश है, इस राज्य की जनादेश का क्या होगा? अपमान होगा। भाई राज्य की जो जनता है उसने अपने लिए क्या किया? लोकप्रिय सरकार का गठन किया। बनाने दो उसको विधेयक। तो राज्य की जनता ने अपने राज्य के लिए जो जनादेश दिया उसका तुम क्या कर रहे हो? तो राज्य के जनादेश का उल्लंघन होगा, अपमान होगा। बस समझ रहे हैं? ये चीजें हो गई। विधायी विलंब कितने पॉइंट हो गए जल्दी बताओ? 4 पॉइंट हो गए। फिर आप इसमें यह कर सकते हैं कि इससे आपका संवैधानिक गतिरोध भी उत्पन्न हो सकता है। क्या हो सकता है? संघ और राज्य के बीच में इससे संवैधानिक गतिरोध भी आ सकता है। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए क्या है? इनफ है इसमें आपके इस प्रश्न के उत्तर को दिखाने में, संघीय प्रभावों की विवेचना करने में। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए अब ये आपका चौथा प्रश्न था ना, ये तीसरा हुआ। हाँ, एक प्रश्न इसको भी ले लो, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद 30 मिनट में आप लोगों से हमको लिखवा लेंगे। 11:30 से क्लास है, हमारा टाइम कब तक है? 1 बजे तक। आज आप लोगों को 1:30 बजे तक बैठना पड़ेगा। आप लोगों का जो है, जो खाद्य सुरक्षा का अधिकार है, आज मैं उसका क्या करूंगा, क्योंकि आपने हमारे अधिकारों का क्या किया है, तो इतना राइट मुझे भी बनता है। ये ठीक। अब इसको समझिए। राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के मध्य संवैधानिक संतुलन का उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। संवैधानिक जो है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, और फिर आपके पास क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व क्या करेगा बताओ? जो आपका सामूहिक उत्तरदायित्व है और जो आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद से निकल के आता है? भाई यहां पर विधानसभा की बात हो रही है। 164(2). 164(2). सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या होता है? पहली चीज क्या निकल के आता है
कि इससे लोकतंत्र की सत्ता क्या होती है। भाई सरकार में आप तभी तक रहेंगे जब तक आप विधानसभा में आपको बहुमत, तो इससे क्या होती है, लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती मिलती है। लोकतांत्रिक प्रणाली सशक्त होती है और स्थिरता आती है। लोकतांत्रिक स्थिरता, यह आपका पहला लाभ होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपको विधानसभा में बहुमत नहीं है, तुरंत आप अल्पमत में आ जाएंगे। और यह जो स्थिरता होती है, इससे किसको स्थिरता मिलती है? जो राज्य की सरकार होगी, उस सरकार को क्या मिलेगा? स्थिरता मिलेगी। मिलेगी ना भाई? अगर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, अगर हम सरकार हैं, हमें इस बात की क्या है, गारंटी है कि हमारे पास बहुमत है, हम 5 साल तक शासन करेंगे, तो हमें स्थिरता है ना। हम इस बात को समझ रहे हैं ना कि 5 साल मुझे कोई हिला। अब उत्तर प्रदेश वाली स्थिति हो, जो लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए इनको बदल के इनको बना दिए, इनको बदल के इनको बना दिए, तो उसमें क्या होगा? उसमें सरकार जो होगी वो कोई काम नहीं कर पाएगी। वो हमेशा जो है कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए। तो इससे 2 चीजें आपको निकलने को मिलेंगी। पहली चीज क्या होगी? लोकतांत्रिक प्रणाली सशक्त होगा, लोकतांत्रिक स्थिरता आएगी, और इससे आपकी सरकार को क्या होगा? स्थिरता मिलेगी। सरकार जब स्थिर होगी तो आपकी शासन प्रणाली क्या होगी? शासन प्रणाली प्रभावी होगी, क्योंकि वो उस पर ध्यान दे पाएगी। क्लियर? अगली चीज, इसका लाभ क्या होता है? अगर इसका लाभ देखोगे तो इससे सरकार क्या होती है? सरकार जवाबदेह होती है। होती है कि नहीं होती है? भाई एप्स्टीन फाइल पर इस समय मोदी जी से जवाब मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा है? भाई आपका फोटो कैसे आया, मांगा जा रहा है। तो जो है आपकी जवाबदेही क्या होती है? बनती है। तो ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ये लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है, लोकतांत्रिक स्थिरता को स्थापित करता है। उससे सरकार के भाव में क्या होता है? सरकार के मन में स्थिरता का भाव आता है, जिससे शासन प्रणाली क्या होती है? प्रभावी होती है, और सरकार आम जनता के प्रति चुने हुए प्रतिनिधियों का। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या होगा बताइए? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या होगा? यह आपका अनुच्छेद 164(1) है। कहां पर? अनुच्छेद 164(a) से मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, और वो राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र, यानी राज्यपाल जब चाहे तब मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या कर सकता है? हटा सकता है। ये बात क्लियर है? अब इससे क्या होगा? अगर हटाने की बात है तो फिर इससे क्या होगा? इससे जो मंत्री लोग हैं उनके सर पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी कि अगर अपने कार्य को सही नहीं किए तो मुख्यमंत्री हमको क्या करेगा। तो पहली चीज क्या होगी? विभागीय दक्षता। इससे क्या होगी? विभागीय दक्षता या मंत्रालय की दक्षता लिख सकते हो। मंत्रालय के अंदर ही क्या होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र हैं, तुरंत हमको क्या होगा, हमारा मंत्रालय, तो वो अपना काम क्या करेंगे। तो जब विभागीय दक्षता बढ़ेगी तो अब इसको जोड़ते रहिए जितना जोड़ सकते हैं। विभागीय दक्षता बढ़ने का मतलब प्रभावी नीति क्या होगी, लागू होगी। प्रभावी नीति लागू होगी तो इससे क्या होगा, राज्य का विकास होगा, लोगों का जीवन क्या होगा, सुगम होगा। ये सब जोड़ना है, इसमें जोड़ना नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूं कि आप यहां से जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। क्या लगती है? भ्रष्टाचार पर रोक लगता है। अब कैसे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा? डर रहेगा आपके भीतर कि अगर जो है पता चला कि हम 30% ले रहे हैं ठेकेदारों से, ठेका देने से पहले मंत्री जी लोग क्या करते हैं कि भाई 30% दोगे तभी हम ठेका। अगर ये बात सामने निकल के चली आई तो तुरंत राज्यपाल क्या करेगा। तो इससे आपके भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और मंत्री की जवाबदेही क्या होगी। तो इसी से तो सुशासन आता है। क्लियर? तो एक शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए,
अब यहां पर जो निकल के आ रहा है कि ये चीज आप दोनों परिभाषित कर दिए। अब खूब अच्छा जो है लिखो, क्या लिख रहा है, सिद्धांतों के मध्य संवैधानिक संतुलन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा तुम लोगों को कलाकारी भी बताएं। एक गोला ये लो और दूसरा यहां पर लिखो सामूहिक और यहां पर व्यक्तिगत, दोनों के बीच में संतुलन होगा। तो इससे क्या होगा, स्थायी सरकार और प्रभावी सुशासन। अब मेरी बात समझ में आई, क्लियर हो गई बात। तो ये आपका क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। बात समझ रहे हैं, क्लियर। चलिए, तो ये आपके चौथे प्रश्न हो गए। पांचवें प्रश्न में कुछ नहीं है, ये आप लिख लेंगे। पांचवा प्रश्न में कुछ भी नहीं है। विधान परिषद उन शक्तियों का विश्लेषण कीजिए जो उसे धन विधेयक और साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या है, प्राप्त है। यह बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या यह विधायी प्रक्रिया में केवल विलंबकारी भूमिका निभाता है, तो अभी हम पीछे इसकी क्या कर चुके हैं, चर्चा, क्लियर। तो 5 प्रश्न आपके क्या हुए, पूरे हो गए। कॉपी बांटिए। अभी आप सभी लोगों को, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो, मैं ग्रुप में अभी इस कॉपी को क्या करता हूं, देता हूं। आप लोग ग्रुप में क्या करिए, प्रश्न का उत्तर लिखिए, दिए गए मेल पर भेजिए। और जो लोग यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, आप भी अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी कॉपी भी चेक हो और निःशुल्क मेंटरशिप के इस कार्यक्रम से जुड़ें, तो जो हमारा नंबर है उस नंबर पे आप कॉल करें, आपको उस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और ग्रुप से जोड़कर आप अपनी मेंटरशिप की तैयारी को क्या करें, बेहतर